हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है CEC यानी कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके खिलाफ जो एक विधेयक आया है जिसमें कि आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के तहत जो लोग हैं जिनकी नियुक्ति की जानी है उसके लिए एक पैनल बनाया जाना था। और वो जो पैनल बनाया जाना था उस पैनल से जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी उसके कुछ अलग हुआ है। ठीक है, उस पैनल के जो मेंबर्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किए थे कि ये होने चाहिए, उनसे कुछ अलग हुआ है। क्या हुआ है ये सारी पूरी चर्चा हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। न्यूज में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, बिल इंट्रोड्यूस टू रिमूव CJI को ही हटाने की बात यहां पर कही जा रही है कि CJI को हटाया जा रहा है। कहां से? उस पैनल से जो कि इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन करेगा। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे और A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है और अभी चल रही है हमारी मेगा सेल। मेगा सेल किस चीज़ की है? वो इंडिपेंडेंस डे सेल है। इंडिपेंडेंस डे सेल में ये सबसे बड़ी सेल है। पिछले 6 महीने में आपने इतनी बड़ी सेल स्टडी IQ में नहीं देखी होगी और ये सेल है जिसके तहत अब प्राइस है जो वो घटा के 26,999 कर दिया अगर आप मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे तो आप ये जानते ही हैं कि ये बाइलिंगुअल में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों ही भाषाओं में मौजूद है ये वाला कोर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शनल को भी आपको परचेस करना है तो उस केस में इस सेल के तहत, इंडिपेंडेंस डे सेल है जो, उसके तहत अगर आप ऑप्शनल परचेस करते हैं तो उसकी फीस मात्र 12,999 कर दी है अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल हैं जो हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक के लिए ही वैलिड है। ये प्राइस है जो, ये सिर्फ 15 अगस्त तक के लिए वैलिड है। इसके बाद वापस से वही प्राइस रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका निर्वाचन आयोग के बारे में, आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि ये एक, आज की डेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। कई सारे मेंबर हैं इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब, एक आपके होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। ये लोग होते हैं अभी इसमें। ठीक है, अब आज की डेट की अगर हम बात करें तो अभी स्थिति ये है कि इसके अंदर ये बॉडी होती है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, मतलब वैसे आप कहेंगे कि सर साइन तो प्रेसिडेंट के होते हैं, तो हाँ चलिए मैं राष्ट्रपति लिख देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति हैं जो वो इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको ये बात पता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम किसके कहने पर करते हैं? आपकी मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो क्योंकि ये मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार इनको नियुक्त करती है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ तो होगा ना, किस बिहाफ पे करती है सरकार? तो यही एक लूप होल है कि इसके लिए क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या इनकी अर्हताएं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है कि मेंशन्ड नहीं है, क्वालिफिकेशन इनकी कोई मेंशन नहीं है। तो क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है तो सरकार को जो ठीक लगता है, जो हायर रैंक का ऑफिसर होता है उसको वो कर देते हैं। ठीक है, यहीं से सवाल उठा। तो आपने ये चीज़ कई बार सुनी होगी कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, विपक्ष, ठीक है, वो विपक्ष सवाल उठाता है। किस चीज पर सवाल उठाता है? वो सवाल उठाता है कि यार इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है, भेदभाव हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। हमेशा क्यों? क्योंकि ये पता होता है कि ये एक हमेशा सवाल उठता है कि ये आदमी जो इस वक्त निर्वाचन आयोग में है वो सरकार का आदमी है, ये माना जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्थिति रहती है, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता है, तो इसलिए ये सवाल उठा कि क्या कोई ऐसी बॉडी जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, जो संवैधानिक आपकी निकाय है, जो संवैधानिक निकाय है, जो आपका संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि ये तो इसका तो आर्टिकल है ना अपना, अनुच्छेद 324 है ना। ठीक है, जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की गई है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे, इसके बारे में 324 में लिखा है। तो भाई ये तो आपकी संवैधानिक पद है, संवैधानिक बॉडी है। तो ऐसी संवैधानिक बॉडी क्या स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए? ये सवाल उठ गया। ठीक,
पहला सवाल क्या उठा कि क्या ऐसी बॉडी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, तो उत्तर क्या है आपके पास इसका, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और ये उत्तर आपने नहीं दिया, ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो सवाल उठा था ये उठा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हम सहमत हैं इस बात से। अब क्योंकि यहाँ पर होनी चाहिए तो एक काम करते हैं कि क्योंकि अभी कोई ऐसा नियम नहीं है कि किस आधार पर किसको सेलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन निर्वाचन आयोग में किसको किस आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा ये हमें नहीं पता। तो क्योंकि ये हमें नहीं पता तो इसलिए हम एक काम करते हैं, जब तक कोई नियम नहीं बनता, जब तक, ठीक है, जब तक कोई नया नियम नहीं बनता या नया कानून नहीं बनता, कानून, ठीक है, तब तक कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है ना, वो तो इनका काम है नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई नया कानून नहीं बनता तब तक हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ये जो होगा, ये जो नियुक्ति होगी, इसकी अपॉइंटमेंट होगा जो इसका, वो कैसे होगा, किस आधार पर होगा, इसकी नियुक्ति एक कमेटी करेगी। ठीक है, कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, एक कमेटी है जो वो करेगी इसकी बॉडी, और उस कमेटी में 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, 3 लोग होंगे। उन्होंने कहा एक होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने आप को रखा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को नहीं, ये 5 मेंबर की 5 जजों की बेंच ने डिसीजन लिया था। ठीक है, ये 5 जजों की बेंच का डिसीजन है कि एक कमेटी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा एक होंगे आपके प्रधानमंत्री, और एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो होंगे यहाँ पर। ठीक, ये 3 मेंबर की जो बॉडी है वो यहाँ पर होगी, और वो ये निर्णय लेगी कि भाई कौन है जिसको नियुक्त किया जाएगा इसमें। ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। अब क्योंकि आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये नियम, भाई नियम बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, नियम बनाने का काम विधायिका का है। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है उसका काम तो क्या है, उसका काम है आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन नियमों में उसका समाधान करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नियम बनाया। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी या न्यायपालिका ने पहली बार ऐसा कुछ किया है। न्यायपालिका ये आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर गैप क्रिएट हो रहा है। भाई कोई नियम है नहीं जिसके आधार पर सेलेक्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो काम उसने कर दिया। तो वो जो गैप था कि क्योंकि कि नियम नहीं है इसलिए उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि जब आप नया कानून ला दोगे तो हम वो कानून को देखेंगे, अगर वो ठीक होगा तो उसको लागू करवा लेंगे, जब तक के लिए ये चलने देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नए कानून की जरूरत है तो अभी ले आते हैं नया कानून। अब ये नया बिल आ गया। ठीक, अब जो नया बिल आया है उस नए बिल में क्या है बात, उन्होंने कहा कि ये जो 5 मेंबर जज ने फैसला दिया है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें कि सीजीआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, तो वो उन्होंने क्या है कि कहा कि नहीं, पहले क्या होगा कि 5 मेंबर, ठीक है, ऐसे ढूंढे जाएंगे कि उनके नाम पहले नॉमिनेट किए जाएंगे कि इन 5 में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आदमी इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, कौन सा आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जो भी पद खाली है मतलब वो बनाया जाएगा। तो 5 मेंबर के नाम रिकमेंड करेंगे। वो कौन करेगा, वो करेगी आपकी सर्च कमेटी। उन्होंने कहा कि हम एक सर्च कमेटी बनाएंगे पहले, और सर्च कमेटी में कौन होगा, सर्च कमेटी में एक आपके ये चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी प्लस 2 सेक्रेटरी, ठीक है, एक मुख्य सचिव और 2 सचिव। ठीक है, 2 सचिव होंगे और एक मुख्य सचिव। ये 3 लोग मिलके क्या करेंगे, ये सर्च कमेटी के मेंबर होंगे और ये हमें 5 मेंबर्स के नाम बताएंगे। ठीक, कहेंगे कि यार ये 5 मेंबर हम लिस्ट दे रहे हैं, इन 5 में से सेलेक्ट कर लो। अब फाइनल होगा कि इन 5 में से कौन सिलेक्शन करेगा और सेलेक्ट कौन करेगा। उसके लिए उन्होंने कहा था कि अब हम एक कमेटी बना रहे हैं। फिर से रिपीट करके बता दूंगा मैं भी, बिल्कुल अब सुनते रहो, बिल्कुल, है ना, आंकड़ा टूटना नहीं चाहिए बस। इन्होंने कहा कि जब तक नया कानून ना आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम नया कानून ही ले आते हैं। तो वो जो नया कानून लाए उसमें उन्होंने कहा कि सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी में एक होंगे आपके मुख्य सचिव और 2 होंगे आपके सचिव। ये 3 लोग मिलके क्या करेंगे कि 5 मेंबर की एक पैनल बनाएंगे, 5 मेंबर के नाम बताएंगे कि इन 5 में से भाई सेलेक्ट कर लो कौन सा। तो सेलेक्ट कौन करेगा, सेलेक्ट करने के लिए कमेटी होगी जिसमें
जिसमें कौन होगा, एक होंगे प्रधानमंत्री, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होंगे आपके केंद्रीय मंत्री। कोई भी एक केंद्रीय मंत्री, जिनको कोई भी एक केंद्रीय मंत्री, जिसको कौन चुनेगा, जिसको प्रधानमंत्री चुनेंगे। ठीक है, फिर से सुन लो, यहां पे अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यहां जो कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या कहा था, एक होंगे सीजेआई, एक होंगे पीएम और एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। इन्होंने कहा कि अब जो कमेटी बनेगी उसमें एक होंगे पीएम, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये दोनों तो हैं अभी भी, लेकिन ये आदमी जो था भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसको कहा कि नहीं, आपकी बजाय एक होंगे केंद्रीय मंत्री और वो केंद्रीय मंत्री पीएम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर भाई दो आदमी तो सरकार के ही हो गए ना। ठीक है, तो यही है कि इन्होंने सीजेआई को हटाने के लिए देखो ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अब देखो यार, कुछ ना कुछ सवाल इसमें से उठ रहे हैं आप समझिए इस चीज को, सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं एक तो सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, है ना, आप बताइए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सवाल था न्यूट्रलिटी के ऊपर कि क्या वो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। ठीक है, क्या वो तटस्थ हैं, न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठा। किसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठा था कि भाई जब न्यूट्रल ही नहीं है मामला, ये सरकार की ओर, ये सरकार के द्वारा चुने गए लोग हैं तो सरकार की ओर अपना झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सरकार की ओर झुकाव रखते हैं तो उनको फायदा होता है, ऐसा इनके ऊपर सवाल उठता था बार बार। तो इसलिए ये हुआ कि भाई ये न्यूट्रलिटी नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर दूसरा सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बनी और उसने कमेटी बना दी। तो ये सवाल उठा कि ये काम जो कानून बनाने का है, ये काम किसका है, ये तो विधायिका का काम है। अब ये क्योंकि विधायिका का काम है भाई, तो ये विधायिका का काम है क्योंकि, तो ये क्यों कर रहे हैं, है ना, न्यायपालिका ऐसा क्यों कर रही है। तो कहीं ये आपका जुडिशियल ओवररीच तो नहीं है, न्यायिक अतिरेक तो नहीं है, न्यायिक अतिरेक। ठीक है, कहीं ये जुडिशियल ओवररीच तो नहीं है। न्यायिक अतिरेक का मतलब जब आदमी अपना क्षेत्राधिकार छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में घुस जाए। ठीक है, तो वही, तो जुडिशरी यहाँ पे क्यों घुस रहा है, ये काम तो विधायिका का था। तो ये सवाल उठ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका एक आप अगर मतलब एक काउंटर आपको एक आर्ग्यूमेंट दे दूं तो यह है कि देखो ऐसा कई बार होता है कि जब आपके पास गैप होता है, ठीक है, तो गैप फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देता है। आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं इसका, अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमारे पास पॉश एक्ट 2013 में बन के आया है। कौन सा, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला। ठीक है, कि काम में मतलब जो भी आपके वर्क प्लेस होते हैं, काम करने की जो जगहें होती हैं, वहां पर जो महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न होता है, उसको लेकर के जो कानून बना है वो बना है 2013 में, पॉश एक्ट बन के आया था जब, है ना। लेकिन उससे पहले क्या फॉलो होता था, उससे पहले विशाखा गाइडलाइंस फॉलो होती थी। और वो किसने दी थी, विशाखा गाइडलाइंस किसने दी थी, विशाखा गाइडलाइंस है जो वो सुप्रीम कोर्ट ने तो दी थी। ठीक है, तो कोर्ट ऐसा करता है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये दो सवाल इस पर उठे। इसके अलावा अगर आप और सवालों की बात करें तो एक ये भी सवाल यहां पर उठता है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि क्या जो आपकी संसद है उसके पास ये शक्ति है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल सकती है। ठीक है, ये भी एक सवाल उठ गया। ठीक है, तो भाई इसका तो आंसर है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो पावर विधायिका के पास है कि भाई अगर कुछ वो कानून लेकर के आते हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ सवाल हैं जो वो भी उठे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम का ये जो QR कोड है,
यहाँ से अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आपको वो मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी IQ में कोई बैच परचेज करना चाहें या कोई भी कोर्स लेना चाहें तो उसके लिए ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको सबसे कम दामों में मिल जाए। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।